हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी पटना। जैसा कि आप जान रहे हैं, यह सेशन हम 68th बीपीएससी मेंस के लिए रन कर रहे हैं। आज के इस सेशन में मैं अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस और टेक से रिलेटेड है उसे डिस्कशन करने वाला हूं। एंड दैट टॉपिक इज 5G। आज का हमारा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम हर एक डायमेंशन में डिस्कशन करेंगे कि आखिर 5G है क्या टेक्नोलॉजी, इस पे कौन सा टेक्नोलॉजी है जिस पे ये 5G बेस्ड है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके पॉजिटिव साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और कैसे यह जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसमें यह अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और ग्लोबल इकोनॉमी में 5G का क्या रोल हो सकता है। इन सब बातों पे हम इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट 5G। So 5G is the 5th generation mobile network। इससे पहले 1G, 2G, 3G, 4G and after that this 5G came। So अगर हम मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो मोबाइल नेटवर्क की दुनिया में यह 5th स्टेप है। 5G जो है वह 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क है। दिस 5G हैज़ वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी, और इसका जो कनेक्टिविटी अगर स्पीड की बात करें इंटरनेट स्पीड का तो यह 20 Gbps है, गीगाबाइट पर सेकेंड, इन हाई स्पेक्ट्रम बैंड। दिस 5G हैज़ 20 Gbps गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड है इन हाई स्पेक्ट्रम बैंड। वहीं अगर हम 4G की बात करते हैं, अभी तक इसका स्पीड 1 Gbps है इन हाई स्पेक्ट्रम बैंड। तो जो 5G है वो मोर फास्टर, मोर रिलायबल, सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है देन 4G, because this is the 5th generation of mobile network having the speed of 20 Gbps पर सेकेंड। मीन्स सोच सकते हैं कि जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम में अभी तक 4G आपको 1 Gbps का स्पीड दे रहा था, अब यही हाई बैंड स्पेक्ट्रम में 5G जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी वह आपको 20 Gbps गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड प्रोवाइड करेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या ऐसा टेक्नोलॉजी है इस 5G के पीछे, कि कुछ तो टेक्नोलॉजी होगा, कुछ तो इसमें इनोवेशन होगा जिस पे यह बेस्ड होगा, जिसके कारण इसकी स्पीड इतनी अधिक है। एंड दैट टेक्नोलॉजी इज OFDM टेक्नोलॉजी। OFDM टेक्नोलॉजी, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है OFDM टेक्नोलॉजी? दिस टेक्नोलॉजी modulates digital signal across several different channels to reduce the interference। इस OFDM टेक्नोलॉजी का यूज करके जो लेटेंसी है, जो इंटरफेरेंस है इन डिजिटल सिग्नल्स, उसको काफ़ी कम किया जा सकता है, अप्रॉक्स नेग्लिजिबल लेवल पे पहुंचा जा सकता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हाई बैंड स्पेक्ट्रम में जो 4G था वह आपका 1 Gbps स्पीड प्रोवाइड कर रहा था, वहीं पे जो 5G है हाई बैंड स्पेक्ट्रम में 20 Gbps का स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। कारण क्या है कि वह जो बेस्ड है वह मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एंड दैट टेक्नोलॉजी, मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी इज OFDM टेक्नोलॉजी, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। और ये क्या करता है, इस टेक्नोलॉजी का क्या यूज है? दिस टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द इंटरफेरेंस इन डिजिटल सिग्नल्स। दैट्स वाई इस 5G का स्पीड इतना हाई है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी है बिहाइंड द 5G, तो एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है OFDM टेक्नोलॉजी, दैट रिड्यूसेस द इंटरफेरेंस इन डिजिटल सिग्नल्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी, एंड lower the latency। So that's why 5G इतना फास्ट है, बिकॉज दिस
इज बेस्ड ऑन मॉड्यूलेटिंग टेक्नोलॉजी, OFDM टेक्नोलॉजी। अगर हम आगे बात करें कैसे इवोल्यूशन हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि 5G एकाएक आके लॉन्च हो गया है। इससे पहले 1G आया, 2G, 3G, 4G एंड देन फाइनली हम लोग 5G को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अब इससे पहले हम 5G को डिटेल्ड में और अधिक जाने, उससे पहले हम इसका एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस जान लेते हैं कि कैसे 1G आया, उसमें क्या फीचर थे, कब 2G आया, उसमें क्या फीचर हुए, फिर 3G आया तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुए, एंड देन फाइनली जो आज हम 4G यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल। अभी 5G पूरा प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं हो पाया, लेकिन 4G यूज करें तो उसमें क्या क्या चेंजेज आए। तो अगर हम 1G की बात करें, दिस 1G इज लॉन्च ड्यूरिंग 1980s। यह 80s के टाइम में, 80 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था। एंड दिस 1G इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनालॉग रेडियो सिग्नल्स विच ओनली सपोर्टेड वॉइस कॉल्स। इसका एक लिमिटेशन था क्योंकि इसमें इसकी स्पीड बहुत ही कम थी, दैट्स वाई यह सिर्फ वॉइस कॉल्स को सपोर्ट कर पा रहा था। एंड दिस 1G इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनालॉग रेडियो सिग्नल्स। आफ्टर दैट 2G आया, 2G during 90s and this 2G use डिजिटल रेडियो सिग्नल्स। अब इसमें क्या हुआ कि यह डिजिटल रेडियो सिग्नल्स यूज कर रहे थे, दैट्स वाई इट सपोर्ट्स बोथ वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन विथ ए बैंडविड्थ स्पीड ऑफ 64 kbps। अब इसका स्पीड बहुत कम था, आज के जो हम लोग लगभग 1 Gbps 4G में यूज कर रहे हैं उसके मुकाबले में तो ये बहुत कम स्पीड है। लेकिन दिस सपोर्ट 2G बोथ सपोर्ट्स बोथ वॉइस कॉल्स एंड डाटा ट्रांसमिशन विथ अ वेरी लो स्पीड 64 kbps, बट एट दैट टाइम वो काफी ज्यादा इनोवेटिव माना जा रहा था। आफ्टर दैट जब 2000 का टाइम आता है, ईयर 2000 आता है, देन कम 3G, देन केम 3G ड्यूरिंग 2000। अब इसका स्पीड की हम बात करें तो यह स्पीड प्रोवाइड कर रहा था 1 Mbps to 2 Mbps एंड इट हैज द एबिलिटी टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल्स इंक्लूडिंग डिजिटाइज वॉइस, वीडियो कॉल्स एंड कॉन्फ्रेंसिंग। तो जब 3G आया, फाइनली 2000 में जब 3G आया, उसके बाद से वीडियो कॉल्स, जो वॉइस कॉल्स से हाई क्वालिटी के वो संभव हो पा रहे थे, जो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे कॉल पे या वीडियो कॉल पे वो संभव हो पाया। तो जो हम वीडियो कॉल आज जब देख रहे हैं, जो आप और हम यूज कर रहे हैं, ये संभव हो पाया आफ्टर द लॉन्च ऑफ और इन्वेंशन ऑफ 3G ड्यूरिंग 2000। बट इसका स्पीड बहुत कम था, वह 1 Mbps से 2 Mbps का स्पीड प्रोवाइड कर रहा था, दैट्स वाई काफ़ी ज़्यादा उसमें इंटरफेरेंस हो रहा था, जो डिजिटल सिग्नल्स होते थे उसमें इंटरफेरेंस हो रहा था। आफ्टर दैट फाइनली केम 4G इन 2009। अब जब यह 4G आता है तो यह डिजिटल स्पेक्ट्रम के दुनिया में एक रिवॉल्यूशन, नया रिवॉल्यूशन क्रिएट करता है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और इसके आने के बाद, इस 4G के आने के बाद जो 3D की दुनिया है वह रियल दुनिया में बदल जाती है। जो 3D का सपना है वो आप कह सकते हैं डिजिटल दुनिया में बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। जब यह 2009 में इसका लॉन्चिंग होता है तो अब इसका जो स्पीड है, लो बैंड स्पेक्ट्रम में भी, लो बैंड स्पेक्ट्रम में दिस प्रोवाइड स्पीड ऑफ 100 Mbps and in high band spectrum this provide 1 Gbps, gigabyte per second, high band spectrum this provide 1 Gbps speed and this made 3D virtual reality। जो आप 3D आप देख रहे हैं इस डिजिटल जमाने में, जो 3D मूवीज आप देखते हैं, आफ्टर द लॉन्च ऑफ 4G ये संभव हो पाया था क्योंकि इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, 1 Gbps था। अब 5G जो आ रहा है वह हाई बैंड स्पेक्ट्रम में आपका 20 Gbps का स्पीड प्रोवाइड करेगा। सो बेसिकली ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस था कि कैसे 1G आया ड्यूरिंग 80s तो वह कैसे सिर्फ वॉइस कॉल्स को सपोर्ट कर पा रहा था। जब 2G आया 90s में तो वॉइस कॉल के साथ डाटा ट्रांसमिशन को भी वो सपोर्ट कर रहा था।
3G जब आता है इन 2000 तो वॉइस कॉल के साथ साथ वीडियो कॉल और कॉन्फ्रेंसिंग को भी सपोर्ट कर रहा था। एंड फाइनली इन 2009 जब 4G लॉन्च होता है जिसका स्पीड काफ़ी अधिक रहता है, 1 Gbps का स्पीड रहता है इन हाई बैंड स्पेक्ट्रम दैट सपोर्ट्स 3D वर्चुअल रियलिटी। आफ्टर दैट अब फाइनली लॉन्च जो 5G है हमारा हुआ। एंड अब बात करेंगे हम कि हाउ 5G इज बेटर देन 4G। तो वेरियस डायमेंशन में 5G जो है वह 4G से बेटर है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, शुरुआत में भी हमने बात किया, दिस प्रोवाइड्स मोर फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी, सीमलेस कनेक्टिविटी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कनेक्टिविटी। अब ये जो 5G है, अब जैसा कि हम बात कर रहे थे जो हाई बैंड स्पेक्ट्रम HBS हाई बैंड स्पेक्ट्रम में यह 4G जो है 4G 1 Gbps स्पीड प्रोवाइड कर रहा था, जबकि जो 5G है यह 20 Gbps स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। सेम बैंड स्पेक्ट्रम में हाई बैंड स्पेक्ट्रम जो 4G का था उसमें स्पीड देख सकते हैं हम, और 5G में देख सकते हैं स्पीड काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मोर कैपेसिटी, अब ये क्या कर सकता है 5G, जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है, उसकी इफिशियंसी को इन्हांस कर सकता है, एंड इट प्रोवाइड्स इट्स लोअर द इंटरफेरेंस इन डिजिटल ट्रैफिक। मतलब जो डिजिटल दुनिया है उसमें उसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा, और जो डिजिटल सिग्नल्स में इंटरफेरेंस है उसको कम कर सकता है, और उसकी कनेक्टिविटी को इन्हांस कर सकता है दिस 5G एज कंपेयर टू 4G। लोअर द लेटेंसी को भी कम कर सकता है 5G, चूंकि इंटरनेट स्पीड हाई है तो जो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो टाइम लैग है, जो वह रियल टाइम में डाटा को ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है 5G, कि जो आप कह सकते हैं जो रिसीवर होता है और जो सेंडर होता है उसके बीच में टाइम लैग होता है, उस टाइम लैग को 5G क्या करेगा, कम कर सकता है बिकॉज ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट, बिकॉज यह रियल टाइम में डाटा को प्रोवाइड कर सकता है, लेटेंसी को लो कर सकता है। यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, इट प्रोवाइड अगेन 5G provides the unified platform for all the users and better spectrum। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाई बैंड स्पेक्ट्रम में आप 5G को देखिए तो वह 20 Gbps स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, और वहीं 4G को हम देख रहे हैं तो वह 1 Gbps का स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें जो क्वालिटी है स्पेक्ट्रम का 5G में वह काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है एज कंपेयर टू दिस 4G। अब हम बात करेंगे हाउ 5G अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। यह पूरा का पूरा जो एरा है, दिस एरा इज गोइंग टू बी द डिजिटल एरा। अब ये डिजिटल एरा है, 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है, एंड दिस 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बेसिकली बेस्ड ऑन द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स। और इन सबको संभव कौन बना सकता है? तो इन सबको संभव बनाने के लिए, पॉसिबल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत है। और 5G जब इंटरनेट आएगा तो सिमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, हाई बैंड स्पेक्ट्रम में हाई क्वालिटी इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। तो ऑलरेडी सी कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है अब वह डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट होते जा रही है। पूरा का पूरा इकोनॉमी, अब ग्लोबल इकोनॉमी डिजिटल जोन में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना चाह रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है। तो उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए सबसे बड़ा जो मीडियम है वह इंटरनेट है, और इंटरनेट की क्वालिटी जितनी अधिक होगी, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उतना अधिक फंक्शन करेगा, इकोनॉमी उतना अधिक बूम करेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। सो अब बात करते हैं कि आखिर 5G के आने से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो दिस 5G विल सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल इनेबलिंग अप टू 13.1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि 2035 तक अगर हम बात करें तो यह जो 5G है, टोटल जो वर्थ हो सकता है आपका इकोनॉमी का वह 13.1 ट्रिलियन हो सकता है बाय 2035। दिस 5G could also support 22.8 मिलियन जॉब्स।
यह 5G जो है आने वाले कुछ सालों में लगभग 22.8 मिलियन जॉब क्रिएट करेगा। जो स्किल्ड होंगे, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जहाँ पे स्किल बहुत अधिक होगा, उन्हें यहाँ पे आसानी से जॉब मिलेगा, इकोनॉमी बूम करेगा। बिकॉज कारण क्या है, अब इकोनॉमी जो है वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए 5G चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, ऐसे इंटरनेट चाहिए जिसमें लेटेंसी कम हो, इंटरफेरेंस कम हो, डिजिटल जो सिग्नल्स है उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। सो द बेस्ट ऑप्शन इज 5G। अब आगे हम बात करते हैं यूजेज ऑफ 5G। क्या क्या यूज है 5G का। अब अगर यूजेज में बात करें तो सबसे पहला बात आता है इन्हांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड। अब जो हमारा मोबाइल सिस्टम है, जो अभी तक जो हम 4G यूज कर रहे थे वो बेटर यूज कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा स्पीड दे रहा था। लेकिन जब आप 5G अभी स्टार्ट आएगा, अब जब 5G फ़ोन आप यूज करना स्टार्ट कीजिएगा, दिस विल ऑलरेडी इन्हांस और ऑटोमेटिकली इन्हांस योर स्मार्टफोन्स। ये आपके स्मार्टफोन्स को काफ़ी ज़्यादा बेटर करेगा एज कंपेयर टू 4G। असर इन न्यू इमर्सिव एक्सपीरियंसेस सच एज वर्चुअल रियलिटी, VR and AR, augmented reality, with faster, more uniform data rates, lower the latency and lower cost per bit। जो कॉस्टिंग है, जो इंटरनेट का कॉस्टिंग है, वो भी कम आएगा इन 5G एज कंपेयर टू अदर स्पेक्ट्रम इन द सेंस की 4G। तो जो मोबाइल की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसे ये बढ़ा सकता है। जो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं उसे पॉसिबल बना सकता है दिस 5G। हालांकि अभी भी है बट इसे और अधिक इन्हांस कर सकता है। यूनिफॉर्म डाटा रेट्स प्रोवाइड करेगा, लेटेंसी को कम करेगा, रियल टाइम में डाटा प्रोवाइड कर सकता है और कॉस्ट भी जो है उसका कम आएगा एज कंपेयर टू 4G। और हम बात करें इसमें यूसेस में तो मिशन क्रिटिकल कम्युनिकेशन। अब यह जो 5G है वह न्यू सर्विसेज को इनेबल करेगा, उसे प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी। दिस इनेबल न्यू सर्विसेज दैट कैन ट्रांसफॉर्म इंडस्ट्रीज विथ अल्ट्रा रिलायबल अवेलेबल लो लेटेंसी लिंक्स लाइक रिमोट कंट्रोल ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकल्स एंड मेडिकल प्रोसीजर्स। ये जो 5G के हेल्प से, चूंकि यह लेटेंसी को लो करेगा, इंटरफेरेंस को कम करेगा, तो नए नए सिस्टम्स को यह डेवलप करेगा। रिमोट कंट्रोल से आप जो भी आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है 5G के हेल्प से आप उसे रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। जो व्हीकल्स है उसे भी आप यूज कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग की दुनिया में। मेडिकल प्रोसेसर ऑल्सो बिकम मोर इफिशियंट विद द हेल्प ऑफ 5G। तो आने वाला जो सिस्टम है, जो डिजिटल एरा है, उसमें 5G बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। नेक्स्ट, मैसिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि दिस 5G प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी टू नंबर ऑफ इमीडिएट सेंसर्स। अब ये क्या होता है कि जो हाई क्वालिटी स्पीड है इंटरनेट का, तो जो सेंसर्स लगे होंगे विथ द 5G वो भी और अधिक फास्ट काम करेंगे एज कंपेयर टू द 4G स्पेक्ट्रम। तो अगर 5G में जो सेंसर्स लगे हैं वो क्या करेंगे, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और अधिक इफिशिएंटली वह सेंस करेंगे। सो दिस 5G प्रोवाइड एक्सट्रीमली लीन एंड लो कॉस्ट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन। और अगर हम पूरे बात करें कि अगर एक साथ जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, चाहे वो IoT हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, बिग डाटा हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर एज कंप्यूटिंग हो, दिस टुगेदर विथ 5G मेक्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रैक्टिकली। और उसे ही जब तक 5G, ये जितने भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिख रहे हैं, IoT हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हमें दिख रहा है, एज कंप्यूटिंग है, ये सब यह एक साथ मिलके जब 5G के साथ कनेक्ट होंगे देन ये जो हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसे रियल कर सकते हैं, उसे संभव बना सकते हैं। तो हमारा जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इसे सक्सेस कैसे बना सकते हैं, कैसे हम सक्सेसफुल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ 5G।
अब बात करते हैं कि चैलेंजेज फॉर रोल आउट इन इंडिया, कि क्या क्या चैलेंजेज है इंडिया में इसके रोल आउट का। आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 5G को लाना चाह रही है, तो क्या क्या मेजर चैलेंजेस फेस कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस 5G को इंडिया में रोल आउट करने में। तो पहला चैलेंज है लो फाइबराइजेशन फुटप्रिंट। जो हमारे यहाँ फाइबराइजेशन है इंडिया में वो आज भी बहुत कम है। अभी भी इंडिया में अगर बात करें इस फाइबराइजेशन की तो ओनली 30% है। और अगर इस 5G को रियलिटी बनाना है, इंडिया में रोल आउट करना है, दिस हैज़ टू बी डबल। अभी जितना अभी हमारे यहाँ फाइबराइजेशन है उसे डबल करने की ज़रूरत है, देन ओनली यह 5G इंडिया में रोल आउट हो सकता है। हाई स्पीड स्पेक्ट्रम कॉस्ट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। साउथ कोरिया जिसने सबसे पहले 5G को एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले 5G को डिप्लॉय किया, US है, UK है, यूरोपियन यूनियन के और अदर कंट्रीज़ हैं, इन्होंने 5G स्पेक्ट्रम को ऑलरेडी लॉन्च किया है, उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया है। लेकिन इन कंट्रीज़ के अगर मुकाबले में हम बात करें तो इंडिया में जो स्पेक्ट्रम कॉस्ट है ना, स्पेक्ट्रम कॉस्ट वो काफ़ी हाई है। सो यह एक अदर मेजर प्रॉब्लम है फॉर टेलीकॉम कंपनीज। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी उनके प्लान है उसे इंस्टॉलमेंट प्लान प्रोवाइड किया है कि जो टेलीकॉम कंपनीज है इस स्पेक्ट्रम कॉस्ट को इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वह स्पेक्ट्रम का वो काफ़ी ज़्यादा हाई है एज कंपेयर टू अदर्स, विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर टेलीकॉम कंपनीज। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कि 5G तो इम्प्लीमेंट करना है, बट स्टिल 5G को इम्प्लीमेंट करने से पहले उस लेवल के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, उस लेवल के हमारे पास टावर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। वो फाइबराइजेशन की जो हम बात कर रहे थे वो प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ। तो स्टिल हमारे यहाँ रोल आउट से पहले 5G को रोल आउट से करने पहले हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना पड़ेगा, उसे फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। और यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो 5G की जो रिक्वायरमेंट है, जो बड़े अदर कंट्रीज ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया है या उसे अपडेट किया है, उसी के अकॉर्डिंग इंडिया में भी अपडेशन चाहिए ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, देन ओनली जाके इंडिया में यह 5G का रोल आउट हो सकता है, यह संभव हो सकता है। तो ये कुछ मेजर इशूज हैं इंडिया में 5G को लाने से पहले, कुछ चैलेंजेज हैं। तो पहला चैलेंज याद रखना है लो फाइबराइजेशन फुटप्रिंट। अभी भी इंडिया में काफ़ी कम है फाइबराइजेशन फुटप्रिंट का, अभी 30% है, और अगर इसे 5G को लाना है तो उसे डबल करना पड़ेगा एटलीस्ट। हाई स्पेक्ट्रम कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर्स एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अभी लैकिंग है इंडिया में। सो दीज आर द बेसिक कुछ चैलेंजेज इन द रोल आउट ऑफ 5G इन इंडिया। अब बात करते हैं 5G और इन्वायरमेंट का। 5G का इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और उसके निगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि 5G जो आएगा उसका इन्वायरमेंट पे क्या पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। निगेटिव साइड इफेक्ट्स तो हम लोग समझ लेते हैं कि रेडिएशन होगा तो बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट वन, रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन एंड इमिशन। अगर हम 4G की मुकाबले हम बात करें, 4G की मुकाबले 5G में बात करें तो 5G जो है वो काफ़ी कम एनर्जी का कंजप्शन करता है एज कंपेयर टू 4G। अगर 1 किलोवाट आवर में 4G में आप 300 जो मूवी है वो डिजिटल जो मूवीज़ है अगर वो आप डाउनलोड कर सकते हो, तो 5G में 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंजप्शन के साथ आप अप्रॉक्स 2000 डिजिटल मूवीज़ को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि सेम एनर्जी में यह कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है और इसी एनर्जी में यह कितना कम एनर्जी परफॉर्म कर रहा है। तो एनर्जी अगर इतना ही कंज्यूम कर रहा है, वो वर्क ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, मीन्स लेस एनर्जी कंजप्शन, लेस एनर्जी कंजप्शन एंड मोर वर्क। तो यह एनर्जी कम कंज्यूम कर रहा है लेकिन वर्क क्या कर रहा है, ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। और अभी इंडिया में बात करें या वर्ल्ड लेवल पे भी जो एनर्जी मेनली जो जनरेट हो रहा है, दिस जनरेटेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर यह कम एनर्जी का कंजप्शन करेगा या एनर्जी कंज्यूम कर भी रहा है तो वर्क तो ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है ना।
तो कम एनर्जी का अगर यह कंजप्शन करता है तो यह इमिशन को रिड्यूस करेगा। इमिशन को रिड्यूस करेगा तो हमारे क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन होगा कि हमारा क्लाइमेट चेंज है वो फिर से इमिशन, चूंकि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह होंगे उनका इमिशन कम होगा, तो हमारे क्लाइमेट पर उसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स आएंगे। रिड्यूसिंग वाटर एंड फूड वेस्ट। अब जो 5G इनेबल्ड जो सेंसर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं, तो वह वाटर लीकेज से लेके जो फूड वेस्टेज से लेके उस सब में अगर हम सेंसर्स लगाते हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें ड्रोन के हेल्प से जो 5G एम्बेडेड सेंसर्स होते हैं उसमें ड्रोन में अगर हम उसे इनकलकेट करते हैं तो उसके हेल्प से ही आप एग्रीकल्चर जो पैटर्न्स है कि कब उसमें वाटर देना है, कब कितना फर्टिलाइजर देना है, वेदर पैटर्न को डिटेक्ट कर सकता है। ये सब अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन जो है वह फार्मर्स तक बहुत पहले पहुंचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ 5G एम्बेडेड सेंसर्स। वाटर कहीं से अगर लीकेज हो रहा है तो सेंसर से डिटेक्ट किया जा सकता है। जो सिप वगैरह होते हैं उससे भी ऑयल लीक करता है, तो 5G एम्बेडेड जो सेंसर्स होते हैं उसे वह अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इससे भी हेल्प हो सकता है। प्रोटेक्टिंग नेचर। अब ये नेचर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि हम जान रहे थे कि यह जो है वो कम एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी को कम कंज्यूम करेगा, इमिशन कम करेगा। अब इमिशन कम करेगा तो सिंपल सी बात है कि ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो कम होंगे, तो हमारे जो क्लाइमेट है उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये सब कुछ पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट पे 5G का। अब बात करते हैं इसका कुछ निगेटिव साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब देखिए 5G एंड इन्वायरमेंट, निगेटिव क्या हो सकता है। तो निगेटिव की अगर हम बात करें तो जैसे है मोर एनर्जी कंजप्शन एंड इमिशन। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सर तो जस्ट बताएं कि लेस एनर्जी कंजप्शन कर रहा है, हम वो बात कर रहे थे 4G के कंपेयर में, कि जो हम अभी यूज कर रहे हैं स्पेक्ट्रम उसके कंपेयर में हम बात कर रहे थे कि वह कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर 5G पे पूरा का पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म शिफ्ट होगा तो जो ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, ठीक है, अब उसके यूजर्स भी बढ़ेंगे, यूजर्स बढ़ेंगे तो उसका एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा, उस पर लोड बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर एनर्जी कंज्यूम करेगा तो इमिशन अधिक होने लगेगा। 4G के मुकाबले में ये इफिशियंट है, 4G के मुकाबले में कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, बट जैसे यूजर्स बढ़ेंगे, इसीलिए इरिक्सन के एक रिपोर्ट में कहा गया था कि बाय 2025 5G विल हैव 2.6 बिलियन सब्सक्राइबर, a total global mobile subscriber we are expected to be 5.8 बिलियन बाई देन, और ग्लोबली लेवल पे यह लगभग 5.8 बिलियन होने जा रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा यूजर्स तो जो लोड है वो बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा अपनी वो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। अब क्या हो सकता है बाय 2030 भी अगर बात करें तो बाय 2030 जो भी IoT डिवाइसेस है अराउंड द वर्ल्ड कुड नंबर 125 बिलियन हो सकते हैं, और अप्रॉक्स 2040 तक जो ऐसा बात की जा रही है तो जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है यह काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/5 ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, कि 2040 तक जो यह 5G है वह जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा 1/5 या 5G ही कंज्यूम करेगा, एंड कुड जनरेट 14% ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, कि 2040 तक अगर इसी तरीके से इसके यूजर्स बढ़ते रहे तो इस पे लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और अगर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा तो इमिशन तो करेगा ही करेगा, लेकिन स्टिल 4G के मुकाबले में यह ज़्यादा बेटर है। अब इफ द इंटायर सिस्टम इज नॉट एनर्जी एफिशिएंट 5G विल अल्टीमेटली नॉट बी सस्टेनेबल। अब यही कह रहा है कि अगर पूरा का पूरा सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है, हमारे पास एनर्जी जनरेट करने का सही सिस्टम नहीं है, तो यह एनर्जी अगर फॉसिल फ्यूल से ही कंज्यूम करेगा तो यह सस्टेनेबल आने वाले टाइम में नहीं होगा, क्योंकि यह ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, इमिशन ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं निगेटिव साइड्स में ही, लाइफ साइकिल इम्पैक्ट। अब आपने बहुत सारी मूवीज़ देखा होगा जो खासकर ये जैसे डिजिटल मूवीज़ पे बेस्ड हो, खासकर जैसे आपने देखा होगा इंडिया में रोबोट 2.0 है मूवी है, उसमें ही आपने देखा होगा कि रेडिएशन के कारण से बायोडाइवर्सिटी पे जो फ्लोरा एंड फोनाज है उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। स्पेशली अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक स्पैरो जो होता है, जो घरेलू पक्षी होता है,
उसने, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसका जो संख्या वो लगभग वह एग्जिंक्ट होने के कगार पे है। कारण क्या है कि रेडिएशन के कारण जो भी खासकर बर्ड्स होते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है। और यह एक स्टडी में भी रिवील किया गया है, एक स्वीडिश स्टडी है, कैलकुलेटेड दैट स्मार्टफोन प्रोड्यूसेस 45 kg ऑफ CO2 ड्यूरिंग इट्स इंटायर लाइफ टाइम। अब लगभग पूरे कोई भी एक स्मार्टफोन जो है अपने लाइफ टाइम में 45 kg CO2 को प्रोड्यूस करता है। अब सोच सकते हैं कि इतना अमाउंट में CO2 अगर प्रोड्यूस होगा तो ये क्लाइमेट पे कितना इफेक्ट डालेगा, क्लाइमेट पे एडवर्स इफेक्ट डालेगा, एडवर्स। अब दूसरा यही है कि अगर आने वाले टाइम में ये इसका जो रिपोर्ट है कि यही है जो एक्सेसरीज बढ़ेंगे, मोबाइल नेटवर्क से बढ़ेंगे, इसके यूजर्स बढ़ेंगे, सो ये आने वाले टाइम में यह 68 kg ऑफ CO2 भी इमिट करेगा, क्योंकि अब लोग 4G मोबाइल को छोड़ के 5G मोबाइल पे शिफ्ट होंगे। तो ये अगर शिफ्टिंग जब प्रोसेस होगा और जितना अधिक हाई स्पेक्ट्रम वाले मोबाइल्स यूज किए जाएंगे उतना अधिक वह कार्बन इमिट करेगा अपने लाइफ टाइम में। ई वेस्ट जनरेट होगा। अब जितने भी 4G यूजर्स वाले हैं वो शिफ्ट करेंगे 5G पे, तो जो उनका ओल्ड मोबाइल्स है या जो जितने भी IoT डिवाइसेस हैं वो सब के सब ई वेस्ट के रूप में जनरेट हो जाएंगे। अगेन वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ई वेस्ट जनरेट होगा। जैसे हम मैंने बात कर रहा था मैं रेडिएशन का, कि जो भी हमारे बर्ड्स हैं, जितने भी फ्लोरा एंड फौना है, सब पे रेडिएशन का इफेक्ट है। स्पेशली जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो बर्ड्स पे देखने को मिल रहा है। तो एक पंजाब जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने स्टडी भी किया था and found that sparrows exposed to cell tower radiation for 5 to 30 minutes produces disfigured eggs। अब इसके कारण से क्या हो रहा है कि अगर वो लगातार मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी में आ रहे हैं, उसके रेडिएशन से अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनका जो लाइफ साइकिल है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस जो वह एग प्रोड्यूस करते हैं वो भी डिफेक्टिव होता है। अब एग ही डिफेक्टिव होगा तो पॉपुलेशन तो गिरेगा ही गिरेगा, डाउन आएगा ही, डिक्लाइन करेगा ही करेगा। अब इसके कारण क्या हो रहा है, मेजरली वो क्या कर रहे हैं, जो बर्ड्स पे जो प्रॉब्लम्स हो रहा है वो अपना नेविगेशनल सिस्टम भूल जा रहे हैं। प्लस जो उनका क्रिकेडियन रिदम है बर्ड्स का वो अफेक्ट हो रहा है। इसके कारण से माइग्रेटरी बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो माइग्रेशन जो फ्लाईवेज हैं, फ्लाईवेज वर्ल्ड में टोटल 9 फ्लाईवेज हैं। अब इन फ्लाईवेज का यूज करके ही माइग्रेटरी बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में इस तरीके से 3 फ्लाईवेज क्रॉस करते हैं। अब ये तीनों फ्लाईवेज अगर इंडिया के जोन में, जो सेंट्रल एशियन जोन है, उसमें अगर मान लीजिए या हाई स्पेक्ट्रम यूज होने लगा और ये फ्लाईवेज इफेक्ट होंगे, तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स को क्या करते हैं, उनके जो नेविगेशनल सिस्टम है वो एक जगह से जो दूसरे जगह नेविगेट करके जाते हैं वो अफेक्ट होता है, जिसके वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। तो इंडिया में भी अभी आपने देखा होगा बहुत सारी रिपोर्ट में कि माइग्रेटरी बर्ड्स धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे हैं। कारण क्या है, यह रेडिएशन का इशू है। स्पैरो का देख रहे होंगे आप, जो संख्या है वो धीरे धीरे लगभग एग्जिस्ट होने के कगार पर पहुंच चुका है। तो इसका जो रेडिएशन का इफेक्ट है फ्लोरा एंड फौना पे वो काफ़ी ज़्यादा हाई इफेक्ट है, जिसके कारण से उनके क्रिकेडियन रिदम बिगड़ रहे हैं, जो वह एग ले कर रहे हैं वो भी डिफंक्ट हो रहा है। और प्लस जो माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनके जो फ्लाईवेज हैं, जो वर्ल्ड में टोटल 9 फ्लाईवेज है, जिसके रूट से होके वह एक कंट्री से या एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, वो भी ज़्यादा अफेक्ट होंगे बिकॉज ऑफ द रेडिएशन। अब बात करते हैं कि अभी तक हम ये देख रहे थे कि भाई इसका साइड इफेक्ट्स भी है, निगेटिव साइड इफेक्ट है। अगर इन सब को ठीक नहीं किया गया तो ये सस्टेनेबल नहीं हो सकता। तो 5G को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो 5G को सस्टेनेबल बनाने के लिए डीकार्बनाइजेशन मेथड, मतलब जो 5G को एनर्जी चाहिए। हम जान रहे हैं कि आने वाले टाइम में यूजर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, IoT डिवाइसेस बढ़ेंगे, तो अगर इसको एनर्जी, हाई एनर्जी चाहिए तो इसमें क्या करना होगा कि फॉसिल फ्यूल जो अभी तक हम यूज कर रहे हैं फॉर एनर्जी जनरेशन, उससे शिफ्ट होना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। जो 5G की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि वह इमिशन कम करे। मोर एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो 5G टावर्स वगैरह होते हैं, जो उनके स्पेक्ट्रम बैंडिंग्स होते हैं, जहाँ पे डिजिटल उनके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करे ताकि वो कम टेम्परेचर भी इमिट करे। इस पे नोकिया काम भी कर रही है बहुत सारा।
बायोडिग्रेडेबल सेंसर्स। अब इसमें जो सेंसर्स लगेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हर एक क्षेत्र में आप 5G एम्बेडेड सेंसर्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो लीकेज हो या फूड वेस्टेज के सेक्टर में हो या फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो कि आप ड्रोन में क्या कर रहे हैं, उसमें 5G एम्बेडेड सेंसर्स लगा रहे हैं ताकि वो एग्रीकल्चर फील्ड को सेंस कर रहा है कि कब उसमें पानी देना है, कब फर्टिलाइजर्स देना है, कितना इरिगेशन होना चाहिए। अगर ये इन सब जो सेंसर्स हैं, अगर हम वो बायोडिग्रेडेबल सेंसर्स यूज करें ताकि अगर उनका लाइफ टाइम खत्म हो जाए तो उनको आसानी से डिसमेंटल भी किया जा सके, तो वो ई वेस्ट कम जनरेट होगा। रिसाइकलिंग टॉक्सिक मटेरियल्स, अब चूंकि इतना हाई बैंड स्पेक्ट्रम या प्रोवाइड कर रहा है स्पीड, तो इसके जो इनकलकेशन है, जो इसमें हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे OFDM टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज हो रहा है। तो इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उसे रिसाइकल किया जाए, ना कि उसे हम ओपन में डंप कर दें। नेटवर्क शेयरिंग, अब बहुत सारे कंपनी क्या कर रहे हैं, अब हर एक कंपनी सोच रहा है कि हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, देन हम 5G यूज करेंगे या 5G लॉन्च करेंगे। तो उससे अच्छा है कि कंपनी क्या कर सकती है कि नेटवर्क को शेयर कर सकती है इस तरीके से, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे कम किया जा सकता है नेटवर्क शेयरिंग के माध्यम से, कि कंपनी आपस में नेटवर्क को शेयर करे और इससे वह लगभग 30% अराउंड में एनर्जी को कम कर सकता है। अब क्या पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में 5G से रिलेटेड? तो पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि व्हाट इज 5G। हमने जस्ट बात किया कि अब 5th जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क है, किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो OFDM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्सप्लेन द चैलेंजेस इन रोल आउट ऑफ 5G इन इंडिया, जिसे हमने जस्ट डिस्कशन किया है। ऑल्सो एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड निगेटिव साइड इफेक्ट ऑफ 5G ऑन द एनवायरमेंट। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें। आई होप अब आपको ये 5G से रिलेटेड जो ब्रीफ जो आपको कॉन्सेप्ट होना समझ में आना चाहिए वो आ चुका होगा। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि जो मेरा साइंस और टेक्नोलॉजी का ये सेशन है आपको कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी और स्टूडेंट्स मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं 68 का, उन्हें और अधिक बेनिफिट हो सके। तो प्लीज़ कमेंट में आप अपने व्यूज़ बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।